this is considered as one of the most difficult chapters of your English literature. के जैसा wisdom, उनके जैसी generosity, kindness अब शायद हमें देखने नहीं मिल सकती। तो कोई भी ना ऐसा किसी से hatred क्यों लेकर पैदा नहीं होता। अब एक छोटा सा बेबी है, वो नहीं I don't like that person because he's black. I don't like that person because he's tiny. कि भाई मैं रात को एकदम नाइट आउट मार सकूं, ठीक है, घूम सकूं। Hello my amazing students, welcome to Science and Fun. I am Deepika, your English educator and I hope that you all are doing fine. तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं क्लास 10th को ये बात क्लियरली बता देती हूँ कि this is considered as one of the most difficult chapters of your English literature. But Why fear when Deepika मैम is here? तो ये चैप्टर जो कि माना जा रहा है कि बहुत ही डिफिकल्ट है, माना जाता है। पास्ट ईयर्स आप सीनियर से भी पूछोगे तो इसको बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर्स में काउंट करेंगे, लेकिन बहुत ही स्मूथ मैनर में हम इसको कवर करेंगे, राइट। सो नेल्सन मंडेला इज द पर्सन। हम कैसे कवर करने वाले हैं इस चैप्टर को, ये इनकी एक स्पीच है, राइट, एक इनॉग्रेशन सेरेमनी है। क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। सो हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लेंगे इस चैप्टर का और उसके बाद आई विल मेक यू रिवाइज जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो आपको एक्सप्लेन करने आ जाते हैं, आपसे इन बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उस सब के लिए हम चैप्टर के एंड होने के बाद क्विक रिकॉल भी लेंगे जो कि आपको नोट्स बनाने में उतना ही हेल्प करेगा। और बीच बीच में जो भी डिफिकल्ट फ्रेजेस हैं हम उनका एक्सप्लेनेशन भी लेते चलेंगे। तो फटाफट से हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस बेसिकली जो ये स्पीच है ना, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी, राइट। उसका छोटा सा एक्सर्प्ट है आपके पास स्पीच की फॉर्म में। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, राइट। प्रेसिडेंट अगर आपने देखा हो इनका फोटो, आई एम श्योर नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता होगा। इनका जो फ्रीडम स्ट्रगल था इसने पूरी दुनिया में होने वाले अलग अलग फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया, तो इनको तो हर कोई जानता ही है। और जो नहीं भी जानता था उनको आज पता चल गया। तो फटाफट से कमेंट्स में पहले स्पैम कर दो एकदम नेल्सन मंडेला, राइट। अब यहां पर हम ध्यान देंगे इस चैप्टर के टाइटल को। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, राइट। What is this long walk? ये लॉन्ग वॉक है क्या? सो बेसिकली ये years ऑफ टर्मोइल है, ये years ऑफ सप्रेशन है जो फेस करना पड़ा था साउथ अफ्रीका के ब्लैक्स को। ऐसा क्या सफर किया इन लोगों ने? दे वर अंडर द ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम, अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जिसको कहा जाता है अपार्थाइड। वो क्या होता है एग्जैक्टली वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो उसी की कहानी है कि किस तरह से इनइक्वालिटी के इस शैकल से फ्री हुआ है साउथ अफ्रीका। और ऐसा भी नहीं है, देखो हम ये नहीं बोलेंगे कि मंडेला किसी भी तरह से वाइट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। आप जैसे जैसे स्पीच पढ़ोगे, जैसे जैसे आप इस चैप्टर के साथ प्रोग्रेस करोगे, यू विल रियलाइज कि मंडेला ने बहुत सारी चीज़ों की एक डिफरेंट डेफिनेशन दी है। करेज का एक डेफिनेशन दिया है, फ्रीडम को उन्होंने डिफाइन किया है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड जैसे टर्म्स को उन्होंने रीडिफाइन किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और फटाफट से हम लोग इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली नेल्सन मंडेला है कौन। जितने बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है सो सी बिल्कुल बेसिक डिटेल हम आपको देंगे कि एक ऐसा भी टाइम था साउथ अफ्रीका में जब ब्लैक्स पर बहुत अत्याचार होता था, उनके राइट्स उनसे छीने जाते थे। डिप्राइव्ड का मतलब होता है उनके बेसिक राइट्स भी उनको नहीं दिए जाते थे। दे लैक्ड देयर फंडामेंटल राइट्स एंड एट सच अ पेनफुल टाइम। और एक इस तरह के टाइम में देखो इंडियंस के लिए ये चीज़ फील करना कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है, है ना। हम भी कॉलोनाइज्ड थे, हमारे एंसेस्टर्स वो अच्छे से इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनफैक्ट उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आज भी है। हम भी इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि कॉलोनाइज्ड होना क्या होता है, सप्रेस्ड होना क्या होता है, ऑप्रेस्ड होना क्या होता है। सो इस पेनफुल टाइम में नेल्सन मंडेला जो है, सोचो एक ऐसा टाइम जब ब्लैक्स को बेसिक राइट्स नहीं थे, मंडेला इस सबसे उठकर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए साउथ अफ्रीका के। एंड दैट इज अ बिग डील, बहुत बड़ा चीज है ये। ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1994 टू 1999। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या है, कितने प्रेसिडेंट्स आए, कितने नेशंस के प्रेसिडेंट्स बने, मंडेला में ऐसा क्या है जो उनके बारे में हम लोग इतना इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। सो ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और वो भी एक ऐसे टाइम पर जब वाइट सुप्रीमेसी थी, SUPREMACY, राइट। वाइट्स का रूल था, उनका डोमिनेशन था।
एंड ही इज वन ऑफ द ग्रेट मॉरल एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ आवर टाइम। और उनका लीडरशिप क्वालिटी जो था ना, उसने देश के अलग अलग जगह पर होने वाले स्ट्रगल्स में जो भी लीडर्स थे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको बहुत इंस्पायर किया। ही कैन बी रिगार्डेड एज एन इंटरनेशनल हीरो। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, राइट? आप पास्ट ईयर का पेपर उठाओगे, वहां पर पूछ लेते हैं कि क्यों हम मंडेला को इंटरनेशनल हीरो बोल रहे हैं। अब इंटरनेशनल हीरो का मतलब ऐसा नहीं है कि वो जाके किसी इंटरनेशनल या हॉलीवुड मूवी में उन्होंने जाके कोई रोल प्ले किया है। यहां पर हीरो से मतलब ये है कि दैट ही हैज इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ पीपल, और वो भी वर्ल्ड वाइड। सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया उनके लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन की वजह से। आई मीन डेडिकेशन किस तरफ? टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल ऑपरेशन, नस्ल भेद जिसे कहा जाता है। तो रेशियल ऑपरेशन के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया और साउथ अफ्रीका में फाइनली वो प्रेसिडेंट बने, और इसी रीजन से भी उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया एंड द प्रेसिडेंसी ऑफ हिज कंट्री, राइट? तो ये थे नेल्सन मंडेला। और इस चैप्टर में देखो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहला तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी। देखो ऑटोबायोग्राफी वर्ड जो है ना, उसमें ही उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है? बायो का मतलब हो गया लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है रिटन। तो जब अपनी ही लाइफ के बारे में कोई खुद लिख रहा होता है तो उसके उस राइटअप को बोलते हैं एन ऑटोबायोग्राफी। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसका छोटा सा अंश एक्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में। उसके बाद एक और टर्म है जो इस चैप्टर में आपको देखने मिलेगा, विच इज अपार्थाइड। नाउ व्हाट इज अपार्थाइड? अपार्थाइड जो है ना, एक पॉलिटिकल सिस्टम था, राइट? जो लोगों को उनके रेस के हिसाब से डिफरेंशिएट करता था, भेदभाव उनके बीच में क्रिएट करता था। और अपार्थाइड के टाइम पर ही ऐसा हुआ कि जितने भी लोग साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे, वहां के निवासी थे, इनहैबिटेंट्स, वहां के जो रेजिडेंट्स थे, नेटिव्स थे, अगर वो वाइट नहीं थे तो उन पर अत्याचार होता था, उनके बेसिक राइट्स उनसे छीने जाते थे, नॉर्मल ह्यूमन भी उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता था। सेपरेट स्कूल, आप समझ रहे हो कि जहां वाइट्स की कॉलोनीज थी वहां ब्लैक्स वर नॉट अलाउड टू इवन एंटर। तो स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन तो भूल ही जाएं हम यहाँ पर, राइट? अब आप देखोगे आपकी जो एनसीईआरटी है, राइट, आपकी जो बुक है जहां पर नेल्सन मंडेला ये चैप्टर है, देयर इज दिस पार्ट। तो ये है क्या एग्जैक्टली? उसी के ऊपर में आप देखोगे इट इज मेंशन्ड कि ऑब्वियस सी बात है भाई, ब्लैक बंदा कोई प्रेसिडेंट बना है तो इट इज अ बिग डील। तो बीबीसी में ये न्यूज जो है पब्लिश हुई थी, उसी का छोटा सा पार्ट है। और इस न्यूज में क्लियरली लिखा हुआ है कि नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं, और बहुत सालों के वाइट रूल के बाद। और कहाँ ये सारी सेरेमनी हुई, नेल्सन मंडेला ने क्या बोला, तो वो बेसिक सा एक्सर्प्ट है, राइट? लोकेशन वगैरह सब कुछ जो कि हम इस चैप्टर में एनीवे पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस क्विकली बिगिन विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ब्यूटिफुल चैप्टर। चलो नाउ देखो चैप्टर कैसे शुरू होता है। 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। तो यहां से हमें डेट तो पता चल गई कि किस दिन हुआ था ये, 10th में, ठीक है? और डॉन वर्ड जो होता है उसका एक्चुअली अगर आप बेसिक मीनिंग समझोगे तो डॉन हम अर्ली मॉर्निंग को कहते हैं, एक दिन की शुरुआत होती है। तो इसीलिए 10th में बिगैन, डॉन को हम इस सेंस में भी ले सकते हैं कि इट मीन्स बिगिन, राइट? डॉन वर्ड अगर आप प्रेजेंट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में ले रहे हो तो बिगिन, डॉन्ड उसका पास्ट टेंस हो गया तो पास्ट फॉर्म, राइट? बिगैन। सो बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर दिन था, ऑब्वियसली भाई बहुत बड़ा दिन था उस दिन। फॉर द पास्ट few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. एंड ऑब्वियसली बात है भाई, इतनी बड़ी सेरेमनी है, देश दुनिया के अलग अलग जगह के डिग्निटरीज को इन्वाइट किया गया होगा। सो नेल्सन मंडेला यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि ही वॉज सराउंडेड बाय ऑल दोज VIPs, डिग्निटरीज। किसको बोला है? रिनाउंड लोगों को, जाने माने चेहरों को। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और ये जो इनॉग्रेशन होने वाला है, ये इनॉग्रेशन क्या होता है? जब कोई नई चीज की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी है नेल्सन मंडेला की। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी, I mean सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली है, बहुत बड़ा मोमेंट होने वाला है इंटरनेशनल लीडर्स की। एक ऐसी गैदरिंग जो साउथ अफ्रीकन सॉइल पर इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। साउथ अफ्रीकन सॉइल मतलब साउथ अफ्रीका में, उस लैंड पे ये कभी नहीं हुआ होगा। Now the ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria.
अब क्या बोला है, देखो ये जो भी सेरेमनीज हुई, सेरेमनीज मतलब यहाँ पर कोई रिंग सेरेमनी नहीं हो रही है, कोई मैरिज एनिवर्सरी मैरिज सेरेमनी नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ये ओथ टेकिंग सेरेमनी है, राइट। तो ये ओथ टेकिंग सेरेमनी ये कहाँ हुई है, ये लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, ये एक एम्फीथिएटर में हुई है। इफ यू रिमेंबर तो इनिशियल पार्ट में, इनिशियल स्लाइड में मैंने आपको एक जगह दिखाई थी which is called an amphitheater। ओपन एरिया होता है, साइड बाय साइड ऐसे चेयर्स, आई मीन सिटिंग स्पेसेस बनाए गए होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एन एम्फीथिएटर। उसमें होता क्या कि सेंटर पर अगर कोई इंसान है तो वो हर कोने से विजिबल रहेगा, हर डायरेक्शन से वो विजिबल रहेगा, ओके। स्कूल्स में होते हैं एम्फीथिएटर्स, जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स होते हैं वहाँ पर एम्फीथिएटर्स होते हैं, एंड आई एम नॉट श्योर, मतलब हमारे स्कूल में तो नहीं था, बाकी आप लोगों के स्कूल्स में होगा तो लेट मी नो, राइट। सो ये लोकेशन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इट इज अ प्लेस, प्रिटोरिया इज अ प्लेस। For decades, this had been the seat of white supremacy। कई सालों से, डेकेड वैसे तो होता है 10 years को हम डेकेड बोलते हैं, लेकिन डेकेड्स यहाँ पर प्लूरल है, तो इसका मतलब ऐसे न जाने कितने 10-10 सालों के ग्रुप्स, आई मीन ईयर्स अगर आप बोला जाए, तो यहाँ पर व्हाइट सुप्रीमेसी थी, एज एन व्हाइट्स का रूल था, उनकी अथॉरिटी थी, उनका पार था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। जो हाईलाइटेड फ्रेजेस है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको प्लीज अपने सेपरेट नोट्स में ऐड कर देना, राइट। और बाकी यहाँ पर आज से पहले व्हाइट्स का रूल था, लेकिन आज देखो यहाँ पर वी कैन सी, वी हैव दिस व्यू, है ना, ये जो लोकेशन है यहाँ पर कौन सा व्यू आ रहा है, देयर इज दिस रेनबो गैदरिंग। हम सबको पता है रेनबो क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर्स, विबग्योर, राइट। तो रेनबो में जैसे अलग अलग कलर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मंडेला को ये लग रहा है कि लुक एट दिस प्लेस नाउ। पहले यहाँ सिर्फ व्हाइट सुप्रीमेसी थी, व्हाइट्स को ये अलाउड था, व्हाइट ही जो है लीडर्स बनते थे, व्हाइट लोग ही उनको चूज करते थे, बट नाउ आई कैन सी डिफरेंट कलर्स, एज इन पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर श्योर, राइट। अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हैं और इसी को उन्होंने रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, और ऑब्वियस सी बात है अलग अलग रीजन्स के लिए स्किन कलर्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन मंडेला ने उसको कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। ही सेड इट लुक्स लाइक अ रेनबो गैदरिंग, कलरफुल गैदरिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉल होने वाली है साउथ अफ्रीका की सबसे पहली डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो बिल्कुल लोगों के हिसाब से चलेगी। डेमोक्रेसी, आई एम श्योर आप लोग सोशल साइंस में पढ़ चुके होंगे, आपको पता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, व्हाटएवर यू से, राइट। नॉन रेशियल गवर्नमेंट कि भाई जो अपार्थाइड सिस्टम को बिल्कुल एबॉलिश करके बन रही है। नाउ ऑन दैट लवली ऑटम डे, और इसको कैसे बोला उन्होंने, देखो उसको ऑटम डे डिस्क्राइब किया है। साउथ अफ्रीकन रीजन में मई का जो टाइम होता है, जैसे 10th में दिखाया है कि ओथ टेकिंग सेरेमनी है, उस टाइम पर ऑटम वहां पर है। और इसको आप लिटरेरी टर्म्स में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, देखो ऑटम को ना लिटरेचर में क्या, एक सीजन ऑफ फॉल बोलते हैं, है ना। ऑटम में क्या होता है, सारी लीव्स झड़ जाती है, पतझड़ का मौसम होता है, नई लीव्स उसके बाद आती है, स्प्रिंग सीजन में आती हैं, राइट। सो एक तरह से इसको अगर आप लिटरेरी टर्म्स में लोगे, इसको मेटाफोरिकली लेना चाहोगे, तो ऑटम जो है डाउनफॉल दिखा रहा है व्हाइट सुप्रीमेसी का, राइट। डाउनफॉल दिखा रहा है व्हाइट सुप्रीमेसी का। तो इस सेंस में भी यू कैन प्रेजेंट योर व्यूज, राइट। लेकिन हाँ ऑब्वियसली ऑटम मंथ भी था वो, आई मीन नॉट मंथ, ऑटम सीजन भी था वो, राइट। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जनानी, और यहाँ पर मंडेला के साथ उनकी बेटी आई थी, हर नेम वॉज जनानी। ऑन द पोडियम, और पोडियम पर कौन था, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। साथ में और भी देखो मिनिस्टर्स अपॉइंट होते हैं, ओथ टेकिंग सेरेमनी अभी रिसेंटली इंडिया में भी हुई है, राइट। तो उसी तरह से अलग अलग मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो मिस्टर डी क्लर्क को क्या बनाया गया, सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद थाबो म्बेकी, इनको फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। And when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people। और जब मेरी बारी आई, मंडेला बोल रहे हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने ये प्लेज लिया, मैंने ये बिल्कुल ओथ ले लिया कि मैं ओबे करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल भी उसको तोड़ूंगा नहीं। कोई भी जो भी लॉज या जो भी चीज़ें मेंशन्ड होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हिसाब से मैं अपने नेशन को
डिवोट करता हूं खुद को, राइट, एंड आई विल वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल हियर, मैं सबके भले के लिए ही काम करूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और फिर यहां से शुरू होती है मंडेला की प्रॉपर स्पीच। वहां पर जितने भी देखो स्पीच देनी पड़ती है कि क्या विजन है लीडर का हमारे, एंड सो ऑन। तो मंडेला ने अपनी स्पीच स्टार्ट की। असेंबल्ड का मतलब होता है वहां पर जो गैदर्ड है, जो लोग इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, तो जितने भी गैदर्ड गेस्ट्स थे उनको उन्होंने कैसे एड्रेस किया। सो टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, तो इस तरह से उनकी स्पीच स्टार्ट होती है। कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster. See, this point is also highlighted, which means कि ये बहुत important है। अब वो किस तरह से अपनी speech start कर रहे हैं कि भाई देखो आज जितने भी लोग हम यहाँ present हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो confer। Now what does this mean? confer का मतलब होता है here, right? यहाँ पर मतलब है give, ठीक है। यहाँ इस वाले कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं वैसे कन्फर के। दिस इज अ फॉर्मल वर्ड जो फॉर्मल एरियाज, फॉर्मल स्पीच, फॉर्मल टेक्स्ट में यूज होता है, तो इट मीन्स गिव। तो यहाँ पर मंडेला क्या बोल रहे हैं, दैट ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। जो न्यूबॉर्न फ्रीडम हमें आज मिली है, जो कुछ भी हमें यहाँ मिला है, हम इसको नई होप, नई ग्लोरी देते हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। जो भी आज तक हमारा एक्सपीरियंस रहा, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको बोला है, ये अपार्थाइड को बोला है, ठीक है, अपार्थाइड को ये बोला हुआ है। एंड ह्यूमन डिजास्टर तो आप समझते हो ना, डिजास्टर इज डैमेज ह्यूमन लेवल पर, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एकदम नॉर्मल से कुछ हटके, कॉमन से बिल्कुल हटके डिजास्टरस था क्या, अपार्थाइड रेजीम। ओके, सो जो इतने सालों तक यहाँ रहा, सो मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो आज हम एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सोसाइटी बनाने चले हैं जिस पर हर एक ह्यूमैनिटी, हर एक इंसान प्राउड फील करेगा, और ये हमारी एक न्यू बॉर्न लिबर्टी है। ओके, क्योंकि इतना ऑपरेशन, इतने सालों का सप्रेशन जो उन्होंने झेला है, उसके बाद जो अचीव उन्होंने किया है, इट इज डेफिनेटली न्यू बॉर्न। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, अभी कुछ सालों पहले तक ही तो हम लोग आउटलॉज थे, सारे लोग, सारी दुनिया हम लोगों को क्रिमिनल्स बोल रही थी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मंडेला जो है काफी सालों तक जेल में रहे थे, और एक ऐसी एज जहां पर लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उन्होंने फिर भी स्ट्रगल अपना छोड़ा नहीं और वो प्रेसिडेंट बने, राइट। सो कितने सालों तक वो जेल में थे, मुझे फटाफट से कमेंट्स में बता दो। दिस इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन जो आपको SST नॉलेज आपका चेक करेगा, राइट। इतने सालों तक हम लोगों को बोला जाता था कि भाई ये लॉ ब्रेकर्स है, ये रूल्स तोड़ते हैं, और आज हमने देखो क्या किया है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। आज देखो ये एक रेयर प्रिविलेज हमें मिला है कि हम होस्ट हैं। इतने सारे डिग्निटरीज जो है यहाँ पर आए हैं हमारे साउथ अफ्रीकन सॉइल पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स, और जैसा कि रिचुअल है भाई, आप अपने गेस्ट्स को थैंक यू बोलते हो, ग्रैटिट्यूड शो करते हो, तो उन्होंने अपने सारे डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है रिनाउंड, बहुत ही फेमस, तो जितने भी यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स आए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, सभी को वो थैंक यू बोल रहे हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो वो सभी को थैंक यू बोल रहे हैं कि वो लोग आए हैं, और कहीं ना कहीं सबका गैदरिंग वहाँ पर दिखाता है कि यार ये जो है ना कॉमन विक्ट्री है। ऐसा नहीं है कि मंडेला की एकलौती जीत है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉमन विक्ट्री है, क्योंकि फाइट एक तरह से दुनिया भर में ये चल ही रही थी, किसी ना किसी तरह का ऑपरेशन सप्रेशन चल ही रहा था। यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था तो कहीं और कुछ और टाइप का डिस्क्रिमिनेशन था, तो ये कॉमन विक्ट्री है न्याय की, जस्टिस की, पीस की, और ह्यूमन डिग्निटी की, रिस्पेक्ट की, राइट। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, फाइनली हम लोग फ्री हो चुके हैं पॉलिटिकली, राइट। हम रेस्ट्रिक्शन से टोटली फ्री हो चुके हैं, दैट इज व्हाट इमेंसिपेशन मीन्स। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और हम यहाँ से प्रॉमिस करते हैं, we take this oath कि हम अपने लोगों को हर तरह के evil से फ्री कर देंगे, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर हो, रेशियल हो, जो कुछ भी होगा, हम हर चीज़ से, हर सफरिंग से उन्हें बचाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और कभी भी नहीं, देखो उन्होंने रिपीट किया है नेवर नेवर एंड नेवर, तो ये रेपिटेशन जो है फिगर ऑफ स्पीच है,
ये एम्फेसिस डाल रहा है, स्ट्रेस डाल रहा है इस बात पर दैट ही इज प्रॉमिसिंग कि आज के बाद कभी भी इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन वो अपने लोगों के अगेंस्ट नहीं उनको फेस करने देंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ऑन अ ह्यूमन अचीवमेंट। जो ये ह्यूमन अचीवमेंट हमें मिली है इतनी वंडरफुल, इतनी ग्लोरियस, यहाँ अब सनसेट कभी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अब इस ह्यूमन अचीवमेंट का डाउनफॉल कभी नहीं होगा, हम जितना हो सके आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। लेट फ्रीडम रीन। नाउ व्हाट डज दैट मीन? रीन मतलब होता है रूल, कि अब जो है सिर्फ एक ही रूल होगा, कोई वाइट सुप्रीमेसी नहीं होगी, कोई ब्लैक सुप्रीमेसी नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ रूल करेगा तो फ्रीडम रूल करेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका। ठीक है। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। और जैसा कि हम लोग अपना रिपब्लिक डे परेड में देखते हैं, बहुत सारे जेट्स और परेड पूरी प्रॉपर जैसे होती है, फॉर्मेशंस वगैरह जो हमें देखने मिलती है, वो सब वहाँ पर काम हो रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हम सिर्फ पिन पॉइंट प्रिसीजन देख रहे हैं, एज इन कितने महीनों की प्रैक्टिस होती है, वो कितने प्रिसाइज, कितने परफेक्ट वो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिर्फ वो नहीं दिखा रहे या मिलिट्री फोर्स की पावर नहीं दिखा रहे हैं, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। हम ये भी देखते हैं कि जो मिलिट्री होती है किसी भी कंट्री की, वो डेमोक्रेसी की तरफ कितनी लॉयल होती है। तो ये जो पूरी सेरेमनी है ये भी दिखाती है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो जो भी मिलिट्री पावर हम देख रहे हैं वो अपनी लॉयल्टी दिखाती है इस नई गवर्नमेंट को, जो फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट हुई है, डेमोक्रेसी की वजह से इलेक्ट हुई है, राइट। सो इस तरह का हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा अरेंजमेंट। अगर आपने रिपब्लिक डे परेड अगर आप लोग देखते हो तो कुछ इसी तरह से जेट्स एंड प्रॉपर अरेंजमेंट में है ना। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, एरे। सो व्हाट इज दैट? इट मीन्स अरेंजमेंट। तो प्रॉपर कितना अच्छा पिन पॉइंट प्रिसीजन में सारे प्लेन, सारे जेट्स, इवन आप लोग देखते हो जो बाइक्स में भी कितनी अच्छी फॉर्मेशन सब कुछ बनती है, इसी तरह से पूरा का पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पर हो रहा था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अभी कुछ मोमेंट्स पहले ये भी होता है कि जो भी मिलिट्री जनरल्स होते हैं, हायर ऑफिशियल्स होते हैं, वो प्रॉपर अपना सारे जो स्टार्स उनके लगे होते हैं या जो भी उनकी पोजीशन होती है उस हिसाब से जो भी उनके बैचेस होते हैं वो सब पहनकर वो प्रॉपर सल्यूट करते हैं कंट्री के, आई मीन इन प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को। तो बिल्कुल वो डिफाइन कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे सल्यूट किया, है ना। यहाँ पर एक बेडेक्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है डेकोरेटेड। तो चेस्ट पर उनके जो भी बैचेस लगे, मेडल्स लगे, रिबन्स लगे, वो सब लगाकर जितने भी डिफेंस फोर्स एंड पुलिस हैं वो सल्यूट कर रहे हैं किसको? नेल्सन मंडेला को। और वो प्लेज कर रहे हैं अपनी लॉयल्टी की, अपनी वफादारी की। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। मंडेला कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे दिमाग में वो बात याद नहीं है कि आज से कुछ साल पहले ही यही वो लोग थे जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया था, है ना। जब वाइट्स का रूल था तो डेफिनेटली अगर कोई ब्लैक रिबेल कर रहा है तो ऑब्वियसली वाइट रूल के अंदर तो जितने भी डिफेंस फोर्सेस होंगे, पुलिस वाले होंगे, उनको उन्हीं की बात माननी होगी। और उन्होंने मंडेला को अरेस्ट किया था, तो ये बात वो उनके दिमाग से निकली नहीं है, उनको पता है, राइट। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक शेवरन जो है, शेवरन क्या होता है? इस तरीके का फॉर्मेशन। तो इस तरीके का जेट्स से कलर्स रिलीज हो रहे हैं। साउथ अफ्रीकन फ्लैग में कौन से कलर्स होते हैं? देखो यहाँ पर मेंशन्ड है कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, ये सारे कलर्स के स्मोक ट्रेल, पूरा मार्क छोड़ते हुए ना, ट्रेल का मतलब होता है मार्क, इस तरह से वो सारे मार्क छूटते हुए और स्काई में जो है प्रॉपर एक फॉर्मेशन हो रही है साउथ अफ्रीकन फ्लैग की। तो ये सब तो हमें पता ही है, हम लोग परेड देखते हैं, हमें क्लियर है कि हाँ ये सारा का सारा जो डिस्क्रिप्शन होता है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। और मंडेला के लिए ये डे इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो नेशनल एंथम्स गाई गई थी। अब देखो मंडेला चाहते तो ये कर सकते थे कि वाइट्स को बिल्कुल सप्रेस और प्रेस करके वो ब्लैक्स का नेशनल एंथम वहाँ पर परफॉर्म कराते, उनको गाने को कहते, लेकिन मंडेला जो है वो बिल्कुल फ्री कंट्री बनाना चाहते थे। तो उन्होंने, उनके लिए सिंबॉलिक क्या था, उनके लिए क्या सिग्निफिकेंट था कि उन्होंने दोनों ही नेशनल एंथम्स प्ले कराई। रीजन भी यही था उसका। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द विजन ऑफ वाइट सिंकिंग इन कोसी सिकिलेल आई अफ्रीका।
राइट, ये व्हाइट्स का था, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, दोनों ही नेशनल एंथम्स गाई गई वहां पर, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. Although उस दिन ऐसा देखो, व्हाइट्स जो है वो तो उनको तो अपना लिरिक्स पता होगा, ब्लैक्स को अपना लिरिक्स पता होगा, उस दिन दोनों को एक दूसरे का लिरिक्स नहीं पता था. एक तरह से हेट्रेड ही तो फैला था कंट्री में, है ना. They would soon know the words by heart. लेकिन मंडेला इज ऑप्टिमिस्टिक, है ना. मंडेला का एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू है. नाउ व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब बहुत ही पॉजिटिव व्यू है कि एक दिन ये जरूर वर्ड टू वर्ड एक दूसरे की एंथम्स को भी याद कर लेंगे. तो ये दोनों एंथम्स गाने का जो सिग्निफिकेंस है वो यही है दैट इट शोज यूनिटी. ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स यूनिटी. क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. और उस दिन, वो इनॉग्रेशन वाला जो दिन था, मंडेला वॉज ओवरवेल्म्ड, वो एकदम भावुक हो गए थे विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. अब इमोशनल वो डेफिनेटली हुए, ठीक है. अब विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री क्यों बोला है? हिस्ट्री के यूज किया है यहाँ पर, बिकॉज ये जो आज अचीव किया है मंडेला ने, वो अब जो प्रेसिडेंट बने हैं, वो ऐसा मोमेंटरी स्ट्रगल की वजह से नहीं बने कि आज उन्होंने बोला, जिद करी, फाइट करी और शाम तक उनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया. ऐसा नहीं था, सालों का स्ट्रगल था. तो इसीलिए उन्होंने बोला है दैट आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट फ्रेज, यू हैव टू मार्क इट. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब वो पूरा बता रहे हैं कि क्यों ऐसा उन्होंने बोला. अब शुरू में 20th सेंचुरी के फर्स्ट डेकेड में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर, सो देयर वाज दिस बोअर वॉर, एंग्लो बोअर वॉर. एंग्लो जो है वो इंग्लिश कम्युनिटी के लिए बोला गया, ठीक है, और बोअर जो है इनके यहाँ का ही एक कम्युनिटी था, ठीक है, साउथ अफ्रीका का वाइट कम्युनिटी था. सो इंग्लिश पीपल और साउथ अफ्रीका के वाइट्स में फाइट हुई थी, एक वॉर हुई थी एक. एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मंडेला के बर्थ से भी पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड. अब प्रॉब्लम क्या हुई? मंडेला रिमाइंड कराते हैं कि इनिशियली तो इंग्लिश और वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका के बीच में भी फाइट थी, वॉर थी, लेकिन क्योंकि वो दोनों ही वाइट्स थे तो वो दोनों साथ हो गए और दोनों ने मिलकर किसे ऑप्रेस और सप्रेस करने का सोचा? डार्क स्किन्ड लोगों को साउथ अफ्रीका के. किस बेसिस पर? उनके कलर के बेसिस पर. सो दैट वाज व्हाट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑल अबाउट, राइट. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. और ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जो सबसे ज्यादा इनह्यूमेन, यानी कि एक्सट्रीमली क्रूअल, अनकाइंड जिसे आप बोलते हो, बहुत ही हार्श, बहुत ही क्रूर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ऐसा उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया. ऐसी सोसाइटी उन्होंने बना दी जो शायद दुनिया ने कभी देखी भी नहीं थी. क्यों? क्योंकि अपार्थाइड सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया था. सो ये जो आपका आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री है, लेट अस क्विकली डिफाइन इट इन सिंपलर मैनर. इसको आप नोट भी कर सकते हो. ही वॉज विटनेसिंग द डिसमैंटलिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल ऑपरेशन दैट हैड बीन इन प्लेस फॉर डेकेड्स. क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे सिस्टम को डिसमैंटल कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे, जो सालों से उस कंट्री में था. ही हैड स्पेंट हिज लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. पूरी लाइफ, पूरा यूथ उन्होंने अपार्थाइड के अगेंस्ट जो है फाइट में लगा दिया था. एंड हिज इनॉग्रेशन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका मार्क्ड द न्यू एरा फॉर द कंट्री. जैसा कि मैंने आपको बोला, ये एक नया एरा था, एक न्यू पीरियड था. एंड दैट इज व्हाई ही वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. क्लियर? In the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब यहाँ पर मंडेला देखो क्या बोल रहे हैं कि फाइनली ये जो कुछ भी, देखो हमने पीछे जो पढ़ा था सारा, यहाँ पर जो सप्रेशन को और जो सिस्टम को वो याद कर रहे थे और वो ओवरवेल्म फील कर रहे थे, एकदम फ्लश ऑफ इमोशन उनके साथ हो रहा था कि एकदम से इस मोमेंट में उनको डेफिनेटली उनके सामने पूरा का पूरा आज तक का स्ट्रगल ऐसे दिख रहा होगा. होता है ना, कभी एक ऐसा मोमेंट आपके पास आ जाए जहां पर आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, तो जो कुछ भी पापड़ उस अचीवमेंट के लिए बेलने पड़े वो सब आपके सामने आ जाता है इमीडिएटली. तो ऐसा ही बिल्कुल मंडेला के साथ हो रहा था. और ये सब कुछ याद करते करते उन्होंने क्या बोला कि अब फाइनली जो 20th सेंचुरी का लास्ट डेकेड था और मेरा खुद का 8th डेकेड एज अ मैन, मतलब अब मैं खुद 80 ईयर्स के अराउंड होने वाला हूँ या हो गया हूँ, ये सिस्टम हमने पूरी तरह से ओवरटर्न कर दिया है, बिल्कुल पलट दिया है. ऐसा एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, टोटली अपार्थाइड सिस्टम को हमने ओवरटर्न कर दिया है, और वो भी फॉर एवर. ऐसा नहीं आज के लिए, आज से 10 साल बाद
अगर मैं प्रेसिडेंट नहीं रहा तो फिर अगर कोई और इलेक्ट हुआ तो अपार्थाइड फिर से आएगा, तो ऐसा नहीं है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, और हमने एक ऐसा सिस्टम डाला है, एक ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे, एक ऐसी सोसाइटी हम बनाएंगे जो कि अपने राइट्स के लिए, फ्रीडम के लिए जानी जाएगी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। डिपेंड, ये मैटर नहीं करता कि किसका कलर क्या है। अब ये नहीं कि मंडेला ब्लैक है तो वो ब्लैक्स को एकदम हायर पावर्स दे देंगे, व्हाइट्स को सप्रेस कर देंगे, तो ऐसा उनका विजन बिल्कुल भी नहीं था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो दिन आया है ना, एक unimaginable sacrifices से आया है, मतलब इतने sacrifices लोगों ने किए, इतने बलिदान दिए बहुत सारे लोगों ने। अब वो सबका नाम तो नहीं ले सकते, बट ये उनकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है कि वो हर एक के कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। उन सबकी सफरिंग को हम काउंट नहीं कर सकते, हम रीपे भी नहीं कर सकते, इतना कुछ उन्होंने हमारे इस देश के लिए किया है। आई फेल्ट दैट डे, और मुझे उस दिन ये बात रियलाइज हुई, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। मुझे उस दिन ये बात रियलाइज हुई, और हर दिन होती थी, कि मैं कुछ भी नहीं हूं, उन सभी पेट्रियट्स का एक कलेक्शन हूं, दैट्स इट। उन सब ने मिलकर जो कुछ भी किया है, बस उसी का रिजल्ट है कि आज मैं यहां पर खड़ा हूं। That long and noble line ended and now began again with me। वो noble line end हो गई, as in अब no more, the people were not there, इतने sacrifices किए, right? अब वो लोग वहां नहीं थे, अब लेकिन इसकी शुरुआत मुझसे हो रही है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। थोड़ा सा दुख मुझे इस बात का है कि मैं उनको क्लियरली थैंक नहीं बोल पा रहा हूँ, प्लस और वो भी नहीं देख पा रहे हैं कि भाई क्या सैक्रिफाइसेस उनके अल्टीमेटली, उनके सैक्रिफाइसेस की वजह से क्या हमने अचीव कर लिया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। वो अपार्थाइड के इस ब्रूटल स्ट्रक्चर के इम्पैक्ट को दिखा रहे हैं कि इस अपार्थाइड की वजह से देखो मेरे देश के लोगों के अंदर में एक ऐसा डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक ऐसी चोट दे दी जो सालों तक नहीं जा पाई। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और ऐसा नहीं है कि यार कल तक जहां अपार्थाइड सिस्टम होता था, आज जस्ट बिकॉज मंडेला प्रेसिडेंट बन गए हैं तो सब कुछ मेमोरीज इरेज हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। कोई बुरा एक्सपीरियंस है, मानते हैं कि वो बुरा एक्सपीरियंस उस मोमेंट में खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी मेमोरीज तो हमेशा दिमाग में रहेंगी। तो बिल्कुल मंडेला कह रहे हैं कि जनरेशंस भी लग सकता है उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में, राइट? बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन वो सिर्फ ऐसा नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं इतने सालों से जो ऑपरेशन झेलते आए हैं, जो ब्रुटैलिटी झेली है, जो क्रूअल्टी झेली है, इसका एक अनइंटेंडेड इम्पैक्ट भी पड़ा जो हमने सोचा नहीं था। ठीक है, एक ऐसा इम्पैक्ट भी पड़ा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, और वो क्या था कि बहुत सारे उन्होंने फाइटर्स प्रोड्यूस किए और उन्होंने ढेर सारे नाम प्रेजेंट किए। ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलस, द चीफ ल्यूथलिस, द यूसुफ डारूज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेज ऑफ आवर टाइम। मतलब ऐसे बड़े बड़े धुरंधर पैदा हुए। कहने का मतलब यह है कि ये सब फाइटर्स, जैसे हम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का नाम लेते हैं, हम भगत सिंह का नाम लेते हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेते हैं, इस तरह से ढेर सारे हमारे पास जो फाइटर्स है, बिल्कुल वैसे ही मंडेला ने सबको याद किया। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं कि इस ऑपरेशन ने बहुत सारे करेजियस लोगों को पैदा किया, एंड मेन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज। देखो कैसे बोला उन्होंने कि ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखाने वाले लोग हैं, ये उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने अटमोस्ट स्ट्रेंथ दिखाया टू अपोज दिस अपार्थाइड सिस्टम। विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। उनके जैसा विजडम, उनके जैसी जेनरोसिटी, काइंडनेस अब शायद हमें देखने नहीं मिल सकती है। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character, such a beautiful line। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि शायद इतना ऑपरेशन झेलने के बाद ही आप इस लेवल का सक्सेस या इस लेवल का कैरेक्टर डेवलप कर पाते हो। ठीक है, कि जितना आप बोलते हैं ना, देखो जितना स्ट्रगल करोगे, जितना आप तपोगे, उतना ही आप सक्सेसफुल इमर्ज करोगे, उतना ही सक्सेसफुल आप बनोगे। क्लियर? तो यहां पर मंडेला भी अपनी इसी बात को रख रहे हैं कि ऑपरेशन ने डिस्टेबलाइज कर दिया था ऑर्डिनरी लोगों को, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले लोग थे, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। डेफिनेटली इनमें कुछ तो अलग था, कुछ तो अलग बात थी, इन्होंने कुछ तो अलग करेज दिखाया कि जितना ऑपरेशन इन्होंने झेला है, जितना स्ट्रगल इन्होंने किया है, उतना ही इनका कैरेक्टर इवॉल्व होता आया है। इसीलिए कहा जाता है भाई जितनी मेहनत करोगे उतना बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा।
ठीक है, मंडेला भी कह रहे हैं भाई अब तो मान जाना चाहिए। सो माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। अब मंडेला कहते हैं देखो साउथ अफ्रीका जो है वो जेम्स के लिए, प्रेशियस स्टोन्स के लिए, मिनरल्स के लिए बहुत जाना जाता है जो उसकी सॉइल के अंदर है, यही होता है, साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर मिनरल्स। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैं कहता हूँ और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि साउथ अफ्रीका का जो ट्रू वेल्थ है वो उसके लोग हैं, ठीक है, ओके। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, प्योर से प्योर डायमंड से भी ज्यादा फाइन और ज्यादा आप एक तरह से बोलो ट्रूअर, वो कौन है, साउथ अफ्रीका के लोग। एंड इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, इन्हीं साथियों की मदद से इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और इन्हीं ने मुझे करेज की डेफिनेशन दी। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मंडेला एक बहुत ही डिफरेंट डेफिनेशन देंगे करेज की, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन जो पर्सनली भी मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करती है। Time and again, बार बार I have seen men and women risk and give their lives for an idea। बहुत बार होता है, देखो हम साउथ अफ्रीका के केस पढ़ रहे हैं, ऐसे न जाने और कितनी सारी कोलोनाइज्ड नेशंस थे जहां पर एक आइडिया के लिए कितने लोगों ने जान दिए, कितने लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। क्या बोल रहे हैं कि मंडेला कह रहे हैं मैंने बहुत से लोग देखे, बहुत से मेन विमेन को मैंने देखा है जो अपनी लाइफ को रिस्क पर रखते हैं, अपने ऊपर होने वाले टॉर्चर और अटैक के अगेंस्ट वो खड़े हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, बिना हिम्मत हारे। वो एक ऐसी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस दिखाते हैं जो कि किसी की भी इमेजिनेशन को डिसोबे कर दे, कोई सोच भी ना पाए, इस तरीके से वो फाइट करते हैं। और यहां से मुझे समझ में आया दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, करेज का मतलब ये होता है कि आप अपने डर से जीत जाते हो, द विक्ट्री ओवर योर फियर। डर सबको लगता है, किसको नहीं लगता, लेकिन करेजियस इंसान वही है जो अपने डर से फाइट कर जाता है। मुझे मैथ से डर लगता है, तुम्हें एसएसटी से डर लग सकता है, इंग्लिश से डर लग सकता है, फिजिक्स से डर लग सकता है, पर डर किसी भी चीज से आपको लग सकता है। आप स्टूडेंट्स हो इसलिए मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बोल रही हूँ भाई, किसी को स्पाइडर से भी डर लग सकता है, लेकिन कब तक आप उस फियर, किसी को स्टेज फियर होता है, किसी को लोगों से बात करने में डर लगता है, राइट। तो हम ये नहीं बोलेंगे करेजियस इंसान वो है जिसको डर ही नहीं लगता, भाई ऐसा नहीं होता है। करेजियस तो वो है जो अपने फियर से फाइट करे। आपको पता है ये आपका फियर है, अब आप उस पर काम करो, आप उसको फेस करो, आप उससे फाइट करो, आप अपना 100% दो। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो अपने उस फियर से फाइट करे और उससे जीते, वो एक्चुअली में ब्रेव होता है, ठीक है। रेजिलियंस वर्ड का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है एबिलिटी टू विथस्टैंड एडवर्सिटी, मतलब कोई भी मुसीबत के सामने जब आप डट कर खड़े होते हो तो वो जो क्वालिटी आप दिखाते हो दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि मंडेला बिलीव्ड कि ब्रेव पर्सन वो नहीं है जिसको डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो अपने फियर से फाइट कर जाता है, जीत जाता है अपने डर को। नाउ नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। और एक विजन यहाँ पर मंडेला ने हमें दिया कि देखो कोई भी ना ऐसा किसी से हेट्रेड को लेकर पैदा नहीं होता। अब एक छोटा सा बेबी है, वो जब रोता है तो वो ये थोड़ी बोलता है कि नहीं तुम मुझे पसंद नहीं आए हो, तुम मुझे पसंद नहीं आए हो, ऐसा थोड़ी होता है। छोटा बेबी के एकदम से जो इन्फेंट होता है वो एकदम से ऐसे बोलने लग जाता है, नहीं नहीं आई डोंट लाइक दैट पर्सन बिकॉज ही इज ब्लैक, आई डोंट लाइक दैट पर्सन बिकॉज ही इज टाइनी, ऐसा नहीं होता, राइट। तो कोई भी हेट्रेड लेकर पैदा नहीं होता है। और किसी भी तरह से स्किन कलर की बात हम यहाँ पर करें स्पेसिफिकली तो ऐसा नहीं है, या किसी के बैकग्राउंड को लेकर हेट्रेड या किसी रिलीजन को लेकर हेट्रेड से कोई पैदा नहीं होता है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. मंडेला कह रहे हैं कि इंसान जो है ना वो नफरत करना सीखता है, जबकि प्यार करना ना नेचुरली इंसान के अंदर आता है। To love, to love someone it comes naturally. Okay? Even in the grimmest times, grimmest मतलब जो सीरियस टाइम था उनका एकदम बहुत ही खतरनाक, यहाँ पर वे लिख दिया है वेरी, ठीक है, मेक इट वेरी, VERY। उनका जो बहुत ही सीरियस एंड डिफिकल्ट टाइम था प्रिजन में, जब उनके कॉमरेड्स, उनके साथी और उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। दे वर पुश्ड टू देयर लिमिट्स, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उन्हें टॉर्चर किया जाता था।
वो क्या देखते थे कि कहीं ना कहीं हमारे टॉर्चर पर सामने जो गार्ड होते थे ना, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मुझे थोड़ी सी झलक ह्यूमैनिटी की नजर आती थी इन वन ऑफ द गार्ड्स। वहां पर गार्ड्स होते थे, उनमें से एक जो था उसको ना दया आती थी हम पर, तो मुझे वो ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं उसके अंदर दिखी। पर हाँ, जस्ट फॉर अ सेकेंड, फिर चाहे एक सेकेंड के लिए क्यों ना आई हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप गोइंग। लेकिन वो मुझे मोटिवेट करने के लिए काफ़ी था, मुझे रीअश्योर करने के लिए काफ़ी था कि अभी भी अच्छाई इस दुनिया में है। सो मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम। वो यहाँ से क्या फ्रेज देते हैं कि आदमी की जो गुडनेस होती है ना, अच्छाई होती है ना, वो फ्लेम जैसी होती है, दैट कैन बी हिडन, जो छुप सकती है पर आप उसे बुझा नहीं सकते हो, बट कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड, आप उसे बुझा नहीं सकते हो। छुपी हो सकती है किसी मोमेंट में, लेकिन होता है ना कई बार, कितना ही आपके मन में कहीं ना कहीं आपकी कॉन्शियस जो है आपको बोलती है, आपके मन में आता ज़रूर है, तो वो हिडन होती है। हम अपने सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस की वजह से वो अच्छाई दिखा नहीं पाते हैं, बट होती ज़रूर है। कोई भी ऐसा एकदम परफेक्टली बुरा नहीं होता है। क्लियर? यही मंडेला कह रहे हैं। ही सेज दैट इनर गुडनेस कैन नेवर बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। आप टोटली किसी की गुडनेस को खत्म नहीं कर सकते। इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स, बुरे से बुरे टाइम में भी पोटेंशियल फॉर काइंडनेस रिमेन्स। कहीं ना कहीं काइंडनेस जो है वो रहती ही रहती है। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। उसके बाद मंडेला बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मंडेला बात करते हैं ट्विन ऑब्लिगेशंस की। नाउ ट्विन ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि टू ऑब्लिगेशंस होती है ड्यूटीज, तो दो ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। क्या ड्यूटीज है? ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, ड्यूटी टुवर्ड्स फैमिली, राइट, टू हिज पेरेंट्स, फैमिली में पेरेंट्स आ गए, वाइफ आ गए, बच्चे आ गए, और दूसरा ऑब्लिगेशन, दूसरी ड्यूटी हो गई टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। ठीक है, तो यूजुअली एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं। एक होती है ड्यूटी तो अपनी फैमिली की तरफ, एक होती है अपनी कंट्री की तरफ। लेकिन एक अच्छी सिविल सोसाइटी में, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज्ड और जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी होती है, ह्यूमेन सोसाइटी, काइंड सोसाइटी में, इंसान जो है ना ये ट्विन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सकता है, दोनों ड्यूटीज निभा सकता है हर एक इंसान, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, उसके जैसा इंटरेस्ट है उस हिसाब से। मान लो किसी को अपने देश की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन है तो वो वाली ड्यूटी ज्यादा अच्छे से निभाएगा इन कंपैरिजन टू द अदर वन, बट बैलेंस्ड होके फिर भी एक सिविल सोसाइटी में, एक ह्यूमेन सोसाइटी में इंसान इन दोनों ऑब्लिगेशंस को आराम से फुलफिल कर लेता है। पर मंडेला क्या बोल रहे हैं? इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, कि भाई एक ब्लैक इंडिविजुअल, उसके लिए इम्पॉसिबल है वो इस तरह की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाए। मंडेला यही बोल रहे हैं। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। वो कह रहे हैं कि जो एक अ मैन ऑफ कलर, यहाँ पर ब्लैक पर्सन को बोला है कि कोई भी ब्लैक पर्सन, या कह लो जो नॉन वाइट्स हैं, वो अगर चाह रहा है इन ट्विन ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना, राइट, वो बैलेंस्ड होकर अपनी लाइफ को जीना चाहता है ना, एक इंसान के जैसा एक इंसान को जीना चाहता है, तो उसको भाई पनिश कर दिया जाता है, उसको आइसोलेटेड फील कराया जाता है। So in South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. अब मंडेला खुद का ही एग्जाम्पल देकर देखते हैं। देखो, कहते हैं कि भाई एक साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि एक इंसान जो अपने लोगों की तरफ की ड्यूटी को फुलफिल करना चाहता है, उससे उसको उसकी फैमिली को ही दूर कर दिया जाता है। Inevitably ripped of his family, मतलब ripped from his family का मतलब क्या है? अपनी फैमिली से ही उसको दूर कर दिया जाता है, और ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। अगर आप देश के लिए कुछ कर रहे हो तो आपको प्रिजन में डाल ही दिया जाएगा, डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली से दूर होना ही पड़ेगा। वहां पर आप ट्विन ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर ही नहीं सकते हो। एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और आपको जबरदस्ती एक ऐसी लाइफ वहां पर जीनी पड़ती है जो अपनी फैमिली से, अपने लव्ड वन से दूर है। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी। ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? एक हाफ सीक्रेट लाइफ आपको जीनी पड़ती है। फैमिली मेंबर्स को पता ही नहीं होता कि भाई इंसान जिंदा भी है या नहीं। ओके, एंड रिबेलियन, आप रिबेल करते चलो, आपकी लाइफ को वो आधा सीक्रेट बना देते हैं। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, और मैं ऐसा नहीं था कि मैंने अपनी फैमिली से ऊपर अपने लोगों को समझा था। मेरे लिए मेरी फैमिली वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। अब मुझे ये बात रियलाइज हुई जब मैं लोगों को सर्व करने लगा कि भाई मैं तो अपनी फैमिली को ही सर्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत प्रॉब्लम है साउथ अफ्रीका में। बता रहे मंडेला कि इंसान वहां पर ट्विन ऑब्लिगेशंस को फॉलो कर ही नहीं सकता, फुलफिल कर ही नहीं सकता। अब मंडेला बताते हैं कि ऐसा नहीं है
कि ये फ्रीडम अचीव करने की हंगर मुझ में पैदा होते ही आ गई थी। ऐसा नहीं था कि पैदा होते ही मंडेला बन गए थे, ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की ठान ली थी। रोने से पहले उन्होंने ये बोला था कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी अ प्रेसिडेंट, है ना। जैसा वो 3 इडियट्स में बच्चा एकदम से वो एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि भाई ये बता दे कि इसे क्या बनना है। तो ऐसा नहीं था कि मंडेला ने पैदा होते ही बोल दिया था कि नहीं, आई विल बी द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ऐसा नहीं था। अब वो कैसे डिफाइन करते हैं कि मेरे अंदर ये फ्रीडम की जो हंगर थी ये कैसे डेवलप हुई। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं बिल्कुल फ्री पैदा हुआ था। फ्रीडम की डेफिनेशन मेरे लिए बड़ी लिमिटेड थी, हर तरह से मैं फ्री था। एक बच्चे के लिए फ्रीडम क्या है कि उसकी मदर या फादर उसको खेलने जाने दें, वो बढ़िया होके मस्त होके टीवी देखे, लाइक दैट। मंडेला जब छोटे थे तो उनकी भी काफी लिमिटेड सी डेफिनेशन थी। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, वो फ्रीली अपनी मदर के हट के पास आराम से घूम सकते थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, आराम से स्विमिंग कर सकते थे। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, मीलीज बेसिकली मेज प्लांट को बोलते हैं। मजे से वो तारों की छाव में अंडर द स्टार रोस्ट करके मीलीज को खाए। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, ठीक है, बुल्स के ऊपर राइडिंग करें। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जितना मतलब जब तक मैं अपने फादर को ओबे कर सकता था तब तक मैं फ्री था। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, मेरा ट्राइब जो था उनके सारे रूल्स और जो भी उनके कस्टम्स थे मैं सब कुछ फॉलो करता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं सब कुछ स्मूथ, मैं जब तक सब बड़ों का कहना मानता था, अपने कम्युनिटी के लोगों के रूल्स को फॉलो करता था, तब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। कोई भी लॉ ऑफ मैन, इंसान का बनाया हुआ कोई लॉ मुझे किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकता था, या गॉड का भी कोई लॉ मुझे परेशान नहीं कर सकता था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये तो तब हुआ, ये हंगर ऑफ फ्रीडम तब मेरे अंदर जागी जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब तो इल्यूजन है, ये फ्रीडम की ट्रू डेफिनेशन थोड़ी है, ये तो इल्यूजन है, ये सब रियल नहीं है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मुझे समझ आया, छोटे बच्चे को नहीं पता होगा, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, एक ऐसे स्टेज पर आओगे जब आप सही गलत को डिफाइन कर सकते हो, तो मंडेला कह रहे हैं तब जाके मुझे समझ में आया कि भाई मेरे पास तो मेरे बेसिक राइट्स कभी थे ही नहीं, फ्रीडम तो मेरे पास कभी थी ही नहीं। That I began to hunger for it, और तब जाके मेरी भूख फ्रीडम की बढ़ गई। At first as a student जो है, I wanted freedom only for myself। जब मैं बच्चा था तो मुझे सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। The transitory freedoms of being able to stay out at night, और कैसी फ्रीडम, बहुत ही ट्रांजिटरी, टेम्पररी फ्रीडम, कि भाई मैं रात को एकदम नाइट आउट मार सकूं, ठीक है, घूम सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज, जो मर्जी वो पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज, जहां मेरा मन हो मैं वहां जाऊं। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential। बाद में हो सकता है जब वो अपने हायर स्टडीज़ के लिए या अपने प्रोफेशनल करियर को ग्रो करने के लिए जोहान्सबर्ग गए होंगे, वहाँ अपने बेसिक राइट्स के लिए भी उन्हें फाइट करना पड़ा। yearned का मतलब होता है longed या desired, ठीक है, wished। So to earning my keep, मतलब बेसिक नेसेसिटीज के लिए, अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए भी उन्हें फाइट करना पड़ा। उसकी भी फ्रीडम उन्हें नहीं थी, शादी की भी फ्रीडम नहीं थी, एक फैमिली की बनाने की भी फ्रीडम नहीं थी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, मतलब उन्हें आज़ादी का ट्रू डेफिनेशन तो बाद में समझ में आया कि क्या होता है। आज से पहले तक जो कुछ भी वो समझ रहे थे फ्रीडम वॉज ट्रांजिटरी, इल्यूशन। उन्हें लग रहा था नाइट आउट मार रहा हूँ ये फ्रीडम है, बट उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि भाई फ्रीडम तो कभी था ही नहीं हम लोगों को। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। फिर उनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये हर एक बंदे के साथ यहाँ है, हर एक हमारे कंट्री का जो मेंबर है, बीट अ बॉय और अ गर्ल, सबके साथ यही हो रहा है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed। सिर्फ मेरे ही फ्रीडम को कवर नहीं किया गया है, मेरे ही फ्रीडम को कट नहीं किया गया है, मेरे ही फ्रीडम को घटाया नहीं गया है, पर हर किसी का फ्रीडम की यही हालत है, सबके साथ यही हो रहा है। दैट इज व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तब जाके मैंने ये ANC पार्टी ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और तब जाके मेरी अपनी पर्सनल फ्रीडम की ये भूख जो है इतनी बड़ी बन गई कि अब मैं सब लोगों की फ्रीडम के लिए फाइट करने का मैंने ठान लिया था। इट वॉज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और यही डिजायर ने कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को क्रिएट किया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। और इसी एक मोमेंट से एक फ्राइटन्ड यंग मैन एक बोल्ड इंसान बन गया। फ्राइटन्ड इज डरा हुआ। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। अब देखो मंडेला वॉज अ लॉयर, वो तो लॉज को फॉलो करते थे,
और यही एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था जिसकी वजह से एक लॉयर, एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, राइट, जो रूल्स के हिसाब से, लॉज के हिसाब से चलते थे, वो एक क्रिमिनल बन गए। क्रिमिनल एज इन वो उन्होंने रिबेल किया अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम एंड ही एंडेड अप इन जेल, इन प्रिजन, तो वो क्रिमिनल हो गए। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक फैमिली लविंग हस्बैंड से वो एक आदमी ऐसे बन गए जिसका कोई घर नहीं था, ठीक है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, यू नो, बहुत ही एनर्जेटिक जेस्टफुल लाइफ जो जीना चाहते थे, जिनकी डिजायर थी टू लिव अ ब्यूटिफुल लाइफ, अ कंफर्टेबल लाइफ, स्टेबल लाइफ, कि अब वो एक मंक बन गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। अब वो कहते हैं मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा उदार इंसान नहीं हूँ, बहुत ही वर्चुअस, मॉरली करेक्ट इंसान नहीं हूँ, मेरे साइड में खड़े सब लोग ऐसे हैं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और आप ये समझो, देखो मंडेला इज कलेक्टिवली टेकिंग हर किसी के लैक ऑफ फ्रीडम को अपनी प्रॉब्लम। वो कह रहे हैं कि देखो मेरे साइड में अगर मुझे पता है कि इस इंसान को फ्रीडम नहीं है तो फिर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, तो इसके हिसाब से उन्होंने बोला कि फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल है। आप ये कह दो कि एक सोसाइटी में मेरे पास फ्रीडम है और मेरे पड़ोसी के पास नहीं है, तो ये गलत होगा, फिर फ्रीडम नहीं है, फिर वो इनडायरेक्टली मैं भी उसमें पार्ट बन चुका हूँ। मंडेला का कहना है कि फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम जो है एज अ होल हम उसे लेकर चलते हैं। एक सोसाइटी को फ्री हम तभी कहेंगे जब वहाँ के हर एक इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है। फ्रीडम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ओके। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। वो कह रहे हैं कि अगर मेरी सोसाइटी का एक भी इंसान अगर फ्री नहीं है तो यानी कि वो हर कोई फिर फ्री नहीं है। एवरीवन इज नॉट फ्री। The chains on all of my people were the chains on me. और अगर मेरे लोग फ्री नहीं है तो मैं भी फ्री नहीं हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ तो मेरे लोग भी फ्री नहीं है। It's like that, okay? I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. और उसके बाद फ्रीडम की डेफिनेशन के बाद, फ्रीडम इज इंडिविजिबल बोलने के बाद, मंडेला सेज कि मुझे ये भी पता है कि ऑपरेसर, देखो ऑपरेस्ड इंसान वो होता है जिस पर अत्याचार हो रहा है, तो जितनी आज़ादी उसे चाहिए, मंडेला कहते हैं उतनी ही आज़ादी उस पर अत्याचार करने वाले को चाहिए। ये कुछ अलग बोल गए। हमें तो ये पता है, देखो जो ऑपरेस्ड है, जिस पर अत्याचार हो रहा है, उसको तो ऑपरेसर के हाथों से आज़ादी चाहिए, ठीक है। जैसे इंडियंस जो थे उनको कॉलोनाइज किया था ब्रिटिश ने, राइट, तो ब्रिटिश वर दी ऑपरेसर्स एंड इंडियंस वर दी ऑपरेस्ड। तो ये तो समझ आता है कि इंडियंस को फ्री होने की ज़रूरत थी, ब्रिटिश को किससे फ्री होने की ज़रूरत थी, ऑपरेसर्स को किससे फ्री होना था। मंडेला यहाँ पर हमें इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। मंडेला कहते हैं कि भाई एक ऐसा इंसान जो किसी और की फ्रीडम को छीन रहा है, उस पर कौन रूल कर रहा है? उस पर हेट्रेड रूल कर रही है, उस पर नैरो माइंडेडनेस रूल कर रहा है, उस पर प्रेजुडिस रूल कर रहा है, राइट। प्रेजुडिस होता है प्री कंसीव्ड नोशन की, आप धारणाएं बना लेते हो किसी को लेकर कि भाई नहीं ये तो ऐसे ही होंगे, है ना। एंड आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे। अगर मैं किसी के राइट्स, किसी और के फ्रीडम्स को ले रहा हूं तो मैं खुद फ्री नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब मुझसे आज़ादी छीन ली जाती है तो जब मैं फ्री नहीं होता हूं, बिल्कुल वैसे ही मैं तभी भी फ्री नहीं हूं जब मैं किसी की आज़ादी को छीनता हूं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और ऑपरेस्ड और ऑपरेसर दोनों ही सिमिलर मैनर में ह्यूमैनिटी उनसे छीन ली जाती है। तो मंडेला के लिए ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों सेम ही हो गए, दोनों ही ह्यूमैनिटी, दोनों ही लैक कर रहे हैं। ऑपरेस्ड तो सफ़र कर ही रहा है तो उनके हिसाब से ऑपरेसर भी सफ़र करता है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। हमने लाइन बाय लाइन हर एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज, हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन को अच्छे से समझ लिया। एक क्विक रिकॉल हम लोग जल्दी से कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए जो कुछ भी हमने इस चैप्टर में देखा। तो सबसे पहले हमने इनॉग्रेशन देखा, सेरेमनी जो भी परफॉर्म हुई कि ये कौन सा, देखो डेट और उसकी सिग्निफिकेंस हमें पता है। इनॉग्रेशन कब हुआ था? ऑन 10th में, ठीक है। इट वॉज अ ब्राइट एंड क्लियर डे और वहाँ साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो रही थी। लोकेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहाँ हुआ है सब कुछ? यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, वहाँ के एम्पी थिएटर में ये सारा कुछ हुआ है। उसके बाद अटेंडीज कौन थे? इंटरनेशनल डिग्निटरीज वर देयर, वर्ल्ड लीडर्स वर देयर। सो इसको लार्जेस्ट गैदरिंग उन सभी ने बनाया। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद की मोमेंट्स क्या थे उस सेरेमनी के? तो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई। मिस्टर डी क्लर्क को क्या बनाया गया? सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। थाबो म्बेकी फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और मंडेला ने प्लेज किया टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने लोगों के लिए वो काम करेंगे। उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ पर बोली और यहाँ से शुरू हुई मंडेला की स्पीच। और उन्होंने किस बात पर स्ट्रेस डाला
कि वो कैसे ऑपरेशन वाले पीरियड से अपने इस नेशन को डेमोक्रेसी की तरफ लेकर जाएंगे, एक ऐसा नेशन वो स्टैब्लिश करेंगे विच विल बी फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन, फिर चाहे वो पॉवर्टी हो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी भी तरह का डिप्रिवेशन हो। ही हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस, उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की, एंड ही एक्सप्रेस्ड ग्रैटिट्यूड, उन्होंने थैंक यू भी बोला सारे डिग्निटरीज को जो वहां पर आए, क्योंकि ये कॉमन विक्ट्री है एक तरह से देखा जाए तो फॉर ह्यूमैनिटी। उसके बाद सिंबॉलिज्म एंड सेलिब्रेशंस, वहाँ पर अलग अलग तरह से जो मिलिट्री डिस्प्ले हुआ उसका रियल मीनिंग क्या था ये हमें मंडेला ने समझाया। साउथ अफ्रीकन जेट्स वहाँ पर थे, हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर थे, ट्रूप कैरियर्स, जो वो प्रिसाइज एकदम परेड पूरी हो रही थी, बहुत ही इंप्रेसिव वहाँ पर फ्लाईओवर था, सब कुछ बहुत ही सुंदर तरह से प्रेजेंटेड था। तो ये क्या दिखा रहा है, ये सिंबलाइज करता है लॉयल्टी, मिलिट्री की लॉयल्टी टू द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नमेंट। क्लियर। नेशनल एंथम्स वहाँ पर गाए गए, और एक नहीं 2 नेशनल एंथम्स गाए गए जो कि अगेन सिंबॉलिक है। डायस्टेम हो चाहे नकोसी सिकेलेलाई अफ्रीका हो, ये दोनों ही वहाँ की यूनिटी और रिकंसिलिएशन को, हार्मनी को प्रेजेंट करते हैं अलग अलग रेशियल ग्रुप्स के थ्रू। उसके बाद हमने क्या देखा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जब मंडेला ने बोला दैट ही वाज ओवरवेल्म्ड विद हिस्ट्री, तो उनका क्या क्लियर मीनिंग था। उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम का ऑपरेशन डिफाइन किया, उन्होंने इसको कैसे डिफाइन किया, उन्होंने बोला इट वाज वन ऑफ द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमेन सिस्टम, सबसे क्रूअल सिस्टम उन्होंने इसे बोला है, जो कि डार्क स्किन्ड पीपल को डोमिनेट करने के लिए बनाया गया था। बोर कम्युनिटी और एंग्लो बोर वॉर जो हुई थी इनिशियली, ब्रिटिश इंग्लिश एंड द वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, दे वर इनटू अ वॉर, बट बाद में दोनों ने एक तरह से बात कर ली, डील कर लिया, एंड दे रेज्ड अगेंस्ट ब्लैक स्किन्ड पीपल। सो इट वाज फाइनली ओवरटर्न्ड। अब फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया है, एक ऐसा सिस्टम वहाँ पर आ चुका है विच इज ऑल अबाउट राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल द पीपल। फिर अपना स्ट्रगल फॉर फ्रीडम उन्होंने एक्सप्रेस किया कि जो न्यू डेमोक्रेटिक सोसाइटी है ये सिर्फ मंडेला की वजह से नहीं है, ये सभी के सैक्रिफाइसेस का एक रिजल्ट है। मंडेला एक्नॉलेज्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ नोटेबल फिगर्स, उन्होंने बहुत सारे नाम लिए, नाम याद करना इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फिर भी 1-2 नाम अगर आप याद कर सकते हो तो इट वुड बी पीस ऑफ केक, इट वुड बी अ ब्राउनी पॉइंट, ठीक है, पीस ऑफ केक तो नहीं है, ईजी तो नहीं है, और इट वुड बी अ ब्राउनी पॉइंट अगर आप कर लेते हो। फिर उन्होंने लीडरशिप एंड करेज को डिफाइन किया, है ना। मंडेला ने क्या बोला दैट ये जो लोग हैं इन्होंने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज दिखाया है ये शायद अब हमें देखने शायद ना मिले, ठीक है। इस तरह से सबके यूनिफाइड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, बिल्कुल सबने मिलकर जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, उनका विजडम, उनकी जेनरोसिटी, यही सब रिजल्ट, ये इसी सब की वजह से तो अपार्थाइड के अगेंस्ट वो फाइट कर पाए। एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट हिज पर्सनल ग्रोथ, उन्होंने बताया कि मैं इस दौरान ही करेज सीख पाया इन सभी लोगों से, जिन्होंने क्या डेफिनेशन दी करेज की, कि करेज इज डिफाइंड एज द ट्रायम्फ ओवर फियर, फियर पर जीत को करेज बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ फियर को करेज नहीं बोला जाता है, ठीक है। देन उन्होंने फ्रीडम की क्या फिलॉसफी प्रेजेंट की, पीपल आर नॉट बॉर्न हेटिंग अदर्स। इस दौरान इस पूरे डेफिनेशन में उन्होंने पहले क्या बताया, ही लर्नड अबाउट लव, उनको पता चला कि देखो इंसान जो है वो हेट्रेड लेके पैदा नहीं होता है, अ पर्सन कैन लर्न टू हेट, तो फिर वो भाई ही कैन लर्न टू लव एज वेल। और उन्होंने क्या बोला, लव्स कम मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट, लव जो है वो नेचुरली डेवलप होता है, ओके, क्लियर। उसके बाद ट्विन ऑब्लिगेशंस पर उन्होंने बात की, उन्होंने क्या बोला दैट एवरी इंडिविजुअल हैज ऑब्लिगेशंस टू देयर फैमिली, ड्यूटीज होती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे नेशन में एन इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म दीज 2 ड्यूटीज, कैन नॉट फुलफिल दीज 2 ड्यूटीज। वाई? बिकॉज बेसिक राइट्स नहीं होते हैं, डेप्रिवेशन होता है अलग अलग तरह के फंडामेंटल्स का, बेसिक राइट्स का, और ये इम्पॉसिबल है फॉर अ पर्सन ऑफ कलर, एज इन ब्लैक स्किन्ड पर्सन के लिए इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसके बाद उन्होंने अपनी पर्सनल जर्नी बताई, ठीक है। अर्ली लाइफ में उन्होंने क्या बोला कि मंडेला को लगता था फ्रीडम का मतलब है सिंपल अनरिस्ट्रिक्टेड लाइफ ऑफ इस बॉयहुड, जो कि एक इल्यूजन था बेसिकली। बाद में उन्हें समझ में आया, और जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको समझ में आ गया कि भाई देखो फ्रीडम तो हमारे यहाँ किसी को भी नहीं है, बेसिक राइट्स ही नहीं है, लिमिटेड है। उसके बाद उन्होंने अपने एक्टिविज्म के बारे में बताया, और यही रीज़न था कि उन्होंने ANC ज्वाइन किया। उन्होंने अपनी लाइफ जो है टोटली डिवोट कर दी अपने लोगों के लिए। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी उनका हुआ कि पहले कहाँ वो एक लॉ के स्टूडेंट, लॉ के फॉलोअर थे, कि अब वो एक रेवोल्यूशनरी लीडर बन गए, क्रिमिनल्स में उनका नाम आने लगा, एंड एक सिंपल मैन से वो एक फैमिली लविंग मैन से वो एक मंक बन गए, क्लियर।
अब उनके विजन की बात अगर करें तो उनका विजन बहुत ही क्लियर था। उनका कहना था कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही बाउंड होते हैं, किसकी वजह से? हेट्रेड के, है ना, हेट्रेड के प्रिजनर होते हैं। ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही, एक तरह से देखा जाए, ठीक है। हेट्रेड के एक्चुअली प्रिजनर होता है ऑप्रेसर, और ऑप्रेस्ड जो है उसके ऊपर तो देखो ऑप्रेसर अत्याचार कर ही रहा है। प्रेजुडिस, नैरो माइंडेडनेस, ये सब कुछ डोमिनेट करते हैं ऑप्रेसर को भी। तो दोनों ही बाउंड हैं, दोनों ही प्रॉब्लम में होते हैं। अब मंडेला का कहना है कि ट्रू फ्रीडम इन्वॉल्व्स द लिबरेशन ऑफ एवरीवन। तो ट्रू फ्रीडम का मतलब यह है कि हर एक जो है फ्री रहे, एंड दैट इज व्हाई ही सेड फ्रीडम इज इनडिविजिबल। इसीलिए उन्होंने फ्रीडम को इनडिविजिबल बोला है। एंड देन होप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की थोड़ी सी बात की है। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस इज ऑनगोइंग एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद एवरीवन टू अपहोल्ड दीज वैल्यूज। क्लियरली उन्होंने बहुत ही एनर्जेटिक स्पीच में ये बहुत स्मूथली, बहुत ही प्रिसाइजली बोल दिया है कि ये कलेक्टिव अप्रोच होता है टुवर्ड्स फ्रीडम। सिंगल मैन कैन नॉट डू एनीथिंग। उन्होंने एक्नॉलेज भी किया इस चीज़ को, और अपने सारे व्यू पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए कि क्या वो करेज का मतलब समझते हैं, क्या वो फॉलो करते हैं, क्या उन्होंने सीखा, फ्रीडम उनके लिए क्या है, ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड उनके लिए क्या है, सब कुछ उन्होंने हमें क्लियरली यहाँ पर समझाया। एंड दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट ब्यूटिफुली, और जो भी आपके डाउट्स हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will definitely look into that and I will see you in the next class. Thank you so much.